Started? Okay. So, some of the important questions that we yesterday studied, apart from them, some are there on the screen. Reasons for wildlife destruction. Now, you know, wildlife कि जो जंगली प्राणी है हमारे उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, ठीक है, अपने आप को इंक्लूड मत करना। तो वाइल्ड लाइफ मीन्स हमारे जंगली प्राणी, जंगली जो जीवन है, जो उसमें जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको कहा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि वो भी बहुत ही तेजी से यहाँ से खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि उनका भी हम डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। अब रीजंस की बात की जाए वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब आपको पता है कि कैसे हम कहेंगे कि कौन कौन से प्राणी खत्म हो गए। जैसे कि आप लायन की बात करें तो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर लायन और कहीं नहीं पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो ये हमारे यहाँ पर गुजरात में ही पाया जाता है, बाकी भारत के भी किसी पार्ट में नहीं, पूरे एशिया में कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन एक समय था जब ये काफी दूर तक पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होता गया। तो वो भी कुछ कारणों से हुआ होगा। वैसे ही आप जानते हैं कि अब हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल स्पैरोज जो होती हैं हमारे घरों में बहुत ज्यादा, जिनकी तादाद देखने को मिलती थी, अभी हमें वैसी नहीं मिलती उनकी तादाद देखने को। ऑल्दो दिखती है लेकिन काफी कम मात्रा में। एक समय होता था झुंड के झुंड आपके घरों के बाहर दाना चुगने के लिए सुबह सुबह आके बैठ जाते थे और शाम को, लेकिन अब वो चीजें हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। फिर अब बात करें, और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो काफी इस पृथ्वी से एक्सटेंड होते जा रहे हैं, इनकी समाप्त होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा नाम पांडा। पांडा जो है एक व्हाइट और ब्लैक कलर का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा भालू की तरह दिखने वाला जानवर होता है, उसकी गिनती भी बहुत कम हो गई। चलिए हम वहां क्यों जाएं, जो कि चाइना में पाया जाता है। हम अगर भारत की बात करें तो हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, इसकी संख्या कितनी कम हो गई थी भारत के अंदर एक समय में। लेकिन फिर हमने इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए, हमने देखा कि भाई दिस इज आवर नेशनल एनिमल। तो क्या हम बच्चों को, हमारी अपकमिंग जनरेशन को एक फोटो में दिखाएंगे, देखो बेटा ये हमारा नेशनल एनिमल। तो उसको हमने बचाने के लिए थोड़ा हमने जागरूकता दिखाई और आज उसका नंबर काफी बढ़ गया। तो वाइल्ड लाइफ एक्चुअल में बहुत खतरे में। तो हमने देखा था कैसे हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, तो उनके घरों को नष्ट करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे हमने रीजंस कल भी पढ़े थे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के। तो आज हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके क्या कारण। तो हमने देखा था पेड़ को काटा जा रहा है, कि पेड़ जो जंगल है वो इनका घर है। तो जो जंगलों को हम काटते जा रहे हैं तो इनका घर इनसे छीनते जा रहे हैं। तो एक तो ये भी रीजन हो गया कि भी पेड़ों के काटने से इनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और रीजंस ऐसे डिस्कस करेंगे हम। तो पहला जैसे कि लिखा गया यहाँ पर कि हमारा जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम जंगलों में ग्रासलैंड, जो घास के मैदान है, वहां पे हम अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो घास कम पड़ती जा रही है जो जंगली जानवरों को चाहिए, ठीक है। ये जो हमारे पालतू पशु हैं उनको हमने पाला है, गाय भैंसे भेड़े बकरियां जो है हमारी है वो, तो उससे जो दूध बेचते हैं तो पैसा भी हमको मिलता है। तो उसी पैसे से हम चारा भी बाहर से खरीद के डालना चाहिए। लेकिन हम क्या है कि इंसान लालची है, तो वो चारा खरीदने की बजाय वो सोचता है कि फ्री में कहीं से जुगाड़ हो जाए। देखा होगा आपने, लोग अपनी गायों को छोड़ देते हैं कि जाओ बाहर चल के आओ, तो गाय बेचारी बाहर से कुछ भी खा पी के आ जाती है और शाम को जब घर पहुंचते हैं तो दूध निकाल के उसका बेचने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या कि उनका लालच है कि हम उसको बड़े ही एक अपनी ग्रीड को शांत करने के लिए हम पाल रहे हैं और उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं रहती। तो वैसे ही लोग अपने पशुओं को क्या करते हैं, जंगलों के अंदर ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। ग्रासलैंड जो वाटरशेड एरिया है जहाँ पर घास वास बहुत अच्छी होती है, वहां पर उन जानवरों के आने से क्या होता है कि जो लोकल ग्रासलैंड्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके अंदर जो घास है वो खत्म हो जाती है और जो वहां रहने वाले जो प्राणी हैं उनको वो घास नहीं मिल पाती है, जिससे कुछ भूख के कारण मर जाते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं, तो दूसरे जानवरों का जल्दी शिकार बन जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये एक रीजन है। दूसरा हम देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब आपको पता है कि पेड़ों को काटने से कितना ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि भाई पेड़ जो हैं वो जंगल इन पशुओं का घर है, हम उन पेड़ों को काट कर इनसे इनका घर छीन रहे हैं। तो जब हम इनको काट कर इनके में जो घर है उसको हम नष्ट करेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। जब किसी का घर आप छीन लोगे तो क्या होगा, हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन वो तो जानवर है। वो ये थोड़ी भी यहाँ से आपने जंगल काट के उसका घर छीन लिया तो फिर बाजू में एक भाड़े पे रूम ले लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो किराए पे मकान नहीं ले सकता अपना, ठीक है। तो ऐसे में उनका जो घर है हम छीनते जा रहे हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता जा रहा है। फिर जानवरों का शिकार बहुत किया जाता है। अभी तो खैर ऑब्वियसली कम है, बट आपने सुना होगा पुराने समय में तो बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था।
अभी भी किया जाता है, ऑल्दो इट इज बैंड बट स्टिल इट इज डन। आपने सुना होगा सलमान खान के ऊपर एक केस चल रहा है जो कि काले हिरण का शिकार करने का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, हंटिंग से जानवरों की गिनती कम होती है। तो हमें यही बताना है कि जानवरों की गिनती कम क्यों होती जा रही है। तो शिकार किया जा रहा है। शिकार क्यों किया जा रहा है? शौक के लिए, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। आपने पुराने राजाओं की हवेलियां देखी होगी, वहां पर बड़े बड़े टंगे होते हैं, जानवरों की बॉडी रखी होती है वहां पर, होते हैं ना। वो क्यों? वो दिखाने के लिए, देखो भाई आई एम ए वेरी पॉपुलर किंग और मुझे शिकार का बहुत शौक है, और मैंने देखो एक शेर को, 3 शेरों को मैंने शिकार करके लाया था। देखो वो तो ठीक है, अब शिकार करके आप लाए थे 3 शेरों, कोई आपने हाथ से जाके लकड़ी से तो शेर को मारा नहीं था, आपने दूर से गोली मारी बंदूक से हाथी पे बैठ के, तो वो मर गया। तो इसमें क्या बहादुरी है? तो बहादुरी है? अब आप यहाँ बैठे हो इस रूम के अंदर ऊपर और नीचे शेर घूम रहे हैं, आप भले ऊपर से गोलियां मार के 50 शेरों को मार दो, इसमें क्या बहादुरी? आप उनके बीच में जाओ, है? फिर उनका से झगड़ा करो, अपने हाथ से लड़ो, फिर पता लगेगा आप बहादुर हो कि नहीं। लेकिन इस तरह की बहादुरी दिखाने के लिए हम लोग मतलब काफी पॉपुलर हैं, राइट। तो इस तरह से इन जानवरों को शिकार इनका किया जाता है। कुछ आपको पता है, कुछ प्राणियों के, जैसे हाथी है, हाथी के दांत जो रहते हैं, टस्क, उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। फिर सांप जैसे जानवर है, इनको भी पकड़कर इनकी तस्करी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। शेर जैसे जानवर है, उनको भी मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। तो ये चीजें हैं। जैसे सांप को तो आपको पता है, वियतनाम जैसे कंट्रीज हैं, वहां पे तो लोग सांपों को खाते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स के अंदर अलग अलग प्रजाति के सांप जिंदा होते हैं। फिर आप अगर कुछ खाना चाहते हो सांप, तो लोग वहां जाते हैं और उनमें से चूज करके बोलते हैं ये सांप मुझे बस मस्त लग रहा है, ये एक बना के, तो तुरंत उस सांप को मारा जाता है, उसका ब्लड निकाल के दिया जाता है, वो ब्लड लोग शौक से पीते हैं। तो दिस इज अ कल्चर ऑफ दैट कंट्री। उसमें चलो हमें कोई नहीं, बट शिकार तो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी गिनती काफी कम होती जा रही है। अब पेड़ों को काटना, चलो एक तो जनरली हमने देखा कि भी पेड़ वैसे हम लोग अपनी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट पर्पस से भी और ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब हम इंडस्ट्री बोलते हैं कि शहरों से दूर लगाओ, तो जब हम इंडस्ट्री शहर से दूर लगाएंगे किसी जंगल के बीच में, तो उस जंगल में जाने का रास्ता भी तो बनाएंगे। इंडस्ट्री लगाई जा रही है तो वहां पे ट्रकों का आना जाना होगा, लेबर आएगी जाएगी काम करने के लिए, तो फिर वहां पे रोड बनाया जाएगा, रोड बनाने के लिए फिर पेड़ों को काटा जाएगा, फिर रॉ मटेरियल के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे पेड़ों को काटा जाता है। इवन डैम्स बनाए जाते हैं जब, तो एक लंबे चौड़े एरिया में पेड़ों को काटा जाता है और फिर डैम्स को वहां पर सेटअप किया जाता है। ये सब कारण है पेड़ों के काटने से। जब ये कि पेड़ काटे जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। हम तो मनुष्य हैं, हम लोग बड़े सूझबूझ से किसी भी चीज से बच सकते हैं, लेकिन जानवर, आग लगी, बेचारे अफरा तफरी मच गई, इधर उधर भाग गए, उनको पता नहीं है कि किस तरफ जाना है, हवा के विपरीत जाना है कि हवा के साइड में जाना है। पता लगा जंगल की आग में घिर गए और बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। जैसे कि 1-2 साल पहले शायद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत जंगली जानवर मारे गए। तो वैसे ही आग जो है, जंगल में लगने वाली आग, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जंगली जानवरों को। फिर हम देख सकते हैं अपना घर खो देने के कारण, जब हम जंगलों को काट देते हैं तो जो जानवर है उनका घर उनसे छिन जाता है, फिर वो खाने की तलाश में या किसी अन्य वजह से घूमते फिरते बेचारे शहर में घुस आते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जानवर हमारे एरिया में घुसा है। लेकिन हम अगर जानवर की जगह पर रह के सोचेंगे तो हम उसके एरिया में घुस चुके हैं। वो तो हमारे एरिया में सिर्फ घुस के आया है, शायद थोड़ी देर में चला जाएगा, हमने तो उसके एरिया में घुसकर उसको निकाल दिया और उसके घर पे कब्जा कर लिया। इस तरीके से जब उनकी हमारे से मुठभेड़ होती है तो ऑब्वियसली हम उनको मार डालते हैं। बहुत सारे किस्से आपने टेलीविजन में देखे होंगे, न्यूज के अंदर, कि तेंदुआ शहर में घुस आया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रात को घूमता पाया गया, लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, लाठी डंडे लेकर उसको खत्म कर दिया। तो ये चीजें हैं वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन के कुछ कारण।
इसके अलावा हम एनिमल्स का शिकार करते हैं, किस लिए? मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो एनिमल्स को मारकर उनकी बॉडी से जो चीजें हैं उनको निकाल कर बनाई जाती है। तो दवाइयां बनाने के लिए इनका शिकार किया जाता है, इनको मारा जाता है। इवन जो केमिकल्स हैं, इवन जैसे परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। तो ये कुछ कारण हमने देखे जो हैं वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी आपको लर्न करने वाला नहीं है। You can just have these minds points in your mind. ठीक है, कुछ याद करने जैसा नहीं है, कॉमन चीजें हैं जो हम सब समझते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, मेजर्स टू प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ। हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ खतरे में कैसे है, कारण क्या है कि वो नष्ट होती जा रही है, लेकिन अब हम देखेंगे कि उसको बचा कैसे सकते हैं। क्योंकि समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना। समस्या हमारे सामने आ गई, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग दैट विल बी सर्चिंग इन दिस क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी। ये जो कल हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए तो आज कर रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा और इन्हीं में से आएगा, और कुछ नहीं। और ऑल आर कॉमन क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप योर माइंड प्रेजेंट कि क्या लिखना है, थोड़ा सोच के। तो देखते हैं इसके प्रिजर्वेशन के तरीके कि कैसे हम जानवरों को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने देखा हम लोगों ने कि सबसे जो बेस है, जड़ है समस्या की, वो क्या है? पेड़ों को काटना। अगर हम पेड़ों को काटे ना, हम पेड़ों को क्यों ना काटेंगे? हम पेड़ों को तब नहीं काटेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि पेड़ हमारे रिसोर्स हैं और वो हमारे अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा है? खत्म तो हो जाएंगे, हम ऐसे काटते रहेंगे। तो पेड़ों के बारे में जब हम ये समझ जाएंगे कि पेड़ जो है वो हमारी अनलिमिटेड इनकम का सोर्स नहीं है, वो हमारे रिसोर्स हैं जिसको हमें सूझबूझ से इस्तेमाल करना है, सूझबूझ से। ठीक है, लेकिन लोग क्या देखते हैं कि भाई ये जंगल है, जितना ज्यादा काटूंगा मैं उतना ज्यादा मेरा माल बिकेगा, उतना ज्यादा मेरे पास पैसा आएगा। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी। मैं रिसेंटली कल एक वीडियो देख रहा था एक कपल का। सो दे जस्ट नाउ दे आर लिविंग इन कनाडा। ठीक है, अब वो दोनों कपल जो थे, वो जो सिख गाय एंड लेडी आल्सो, तो वो बोल रहे थे कि वी वर वेरी वेल सेटल्ड इन इंडिया। वो हांगकांग में जॉब चल रही थी उनकी, तो दे बोथ वर इन हांगकांग फॉर सम ईयर टिल 2018 दे वर इन हांगकांग, और 18 के बाद वो इंडिया में आए, दिल्ली में जॉब थी और बहुत अच्छी सैलरी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट दे नाउ सेटल्ड इन कनाडा। तो उन्होंने एक रीजन था, क्या बोलो कि यहाँ पर आप क्यों आओगे? अगर आपको यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्री अब्रॉड, और कनाडा की स्पेशली बात करें तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कारण उन्होंने क्या बताया था, वो बोले कि यहाँ पर जो एयर है इट इज फ्रेश एयर, दिस वाज द रीजन। बोले कि अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो दिस इज द प्लेस। हाउ दे कंपेयर्ड, उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जहाँ वो रहते थे, वो अपने जहाँ रहते थे वहीं की बात करेंगे, जैसा कि वहां पर नॉर्मल डेज के अंदर, जैसे नॉर्मल डे है ना, जैसे आप नॉर्मल दिन हमारा, उन दिनों के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है ना, जो एयर की क्वालिटी को बताता है, वो उन्होंने बोला कि लगभग अराउंड 350 रहता, 350 या 366 समथिंग, उनका एग्जैक्ट फिगर 366 था, लेकिन 350 के आजू बाजू रहता, यानी कि मोर देन 300। बट इन कैनेडा इट वाज ओनली 9। कितना? 9। तो फ्रेश एयर हो गई ना। अब जब आदमी फ्रेश एयर लेगा, बोलते हैं कि भाई स्वच्छ हवा लेने से आपकी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, रोग मुक्त होते हो आप लोग। और हम लोग यहाँ पर जहरीली गैसें तो इनहेल कर, ठीक है, भले और तो पता नहीं लगता हमको, लेकिन है तो वही है। तो यहाँ पर वही चीज है कि हम फिर भी हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो जब हमें ये चीज पता लगेगी कि भाई इट इज नॉट a source of unlimited income but it is our resource, इसको हमें बचाना, ये हमारा रिसोर्स है और इसको हम बचा के अगर रखेंगे और जुडिशियली यानी कि कम मात्रा में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पेड़ बचे रहेंगे। ऑब्वियसली एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन होने का रीजन ये भी है,
क्वालिटी खराब होने का रीजन ये भी पेड़ कटते जा रहे हैं, काट रहे हैं ना पेड़ बहुत ज्यादा, ये भी एक रीजन। अगर पेड़ ज्यादा हो तो खुद प्योरीफाई कर देते हैं हवा। तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस, अनलिमिटेड सोर्स नहीं है हमारे लिए, तो ये चीज समझनी चाहिए। दूसरा, हमें जंगल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसमें दो तरह के, देखिए हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए। अब वो बैलेंस कब बनेगा? अब आप जंगल साफ करते जाओगे, पेड़ करते जाएंगे, घास के मैदान खत्म होते जाएंगे ओवरग्रेजिंग से, तो जो हर्बीवोरस हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनकी तादाद बढ़ेगी नहीं, तो कार्निवोरस जो है, कार्निवोरस उनको खाते हैं हर्बीवोरस को। हिरन है, डियर घास खा के बड़ा होता है, तो अगर उसको घास नहीं मिलेगी तो ज्यादा उनकी गिनती बचेगी नहीं, भूख से मर जाएंगे कुछ, तो गिनती नहीं बढ़ेगी तो फिर शेर उसको खाएगा कैसे? शेर को भी खाना नहीं मिलेगा, तो इस तरह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है इनके बीच में। वो कैसे होगा? अगर हम ग्रेजिंग एक्टिविटीज, जो जंगलों में ले जाकर अपने जानवरों को, पर्सनल डोमेस्टिक एनिमल्स को जो हम चरने के लिए ले जाते हैं, वो हमें कम ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, या फिर एक बैलेंस में सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उन जानवरों की हेल्प कर सकते हैं जो वहां पर रहते हैं जंगल में। आगे है, और कैसे बचा सकते हैं हम जानवरों को? इट्स वेरी सिंपल थिंग, जो हम शिकार करते हैं उस पे बैन लगा दो। जब आप शिकार नहीं करने दोगे लोगों को, तो आपके जानवरों की गिनती बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बैन, और बैन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि वहां पे गेट के ऊपर वहां पे बनाया, फेंसिंग बना रखी है, जंगल को स्ट्रिक्ट किया, अंदर नहीं जाने देने, और गेट पे 4 पुलिस वाले बैठे, उनको 200 रुपए दो और अंदर चले जाओ, हंटिंग करके आओ। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कैमरा सर्वेलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की सुविधाएं करके हम लोग रोक सकते हैं। स्ट्रिक्ट कि हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाए। तो अगर कोई ऐसा करे तो उसको पनिशमेंट, एकदम हार्ड पनिशमेंट देनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 1999 का केस चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। काले रंग के शिकार की बात कर रहा हूँ, 1999 के करीब 98-99 में शिकार किया गया था, तब से लेके अब तक कुछ नहीं हुआ। 22-22, 23-23 साल लगेंगे तो लोग डरेंगे क्या? कौन डरेगा? समझ रहे हो? हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोक्रिएटिव पीरियड, आपको पता है कि पशु पक्षी जो हैं ये भी हमारी तरह, इनके अंदर भी प्राण है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को बहुत ज्यादा देखभाल दी जाती है। आपके फैमिली के अंदर कोई आपके चाचा चाची, जहाँ भी कोई न्यू बेबी बॉर्न होने वाला, तो आपने देखा होगा महिला को बहुत ज्यादा, मतलब रेस्ट, अच्छा खाना पीना, अच्छा माहौल देने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही जो जानवर हैं, इनको भी जब इनका रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, जब ये भी अपने बच्चों को जन्म देने की अवस्था में होते हैं, तब उस समय इनके बीच में भी डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये बच्चों को जन्म देंगे तभी तो इनकी तादाद बढ़ेगी। तो इस समय हमें इनकी जो लाइफ है पर्सनल, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कैसे कि हम जंगलों में जैसे कटाई करके, बहुत देखो रोड के ऊपर से पूरा दिन गाड़ियां जाएंगी, अब उसी रोड, जानवरों को तो नहीं पता ना ये रोड है, ये इंसानों को भी नहीं पता, तो उनको कैसे पता होगा? आपको पता है रेलवे ट्रैक होता है, हमें पता है कि उधर से ट्रेन आ रही है, फिर भी उसके आगे से फटाफट निकल लेते हैं, और कितनी बार एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। तो जब हमें नहीं पता है, तो जानवर को तो बिल्कुल नहीं पता होगी ना कि ये रोड अभी इसके ऊपर गाड़ियां चलती। बहुत बार रोड क्रॉस करने के चक्कर में वो जानवर मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें एक स्टडी करनी चाहिए, एक रिसर्च, एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनानी चाहिए जो आपको रिपोर्ट दे कि हमारी फिशरीज, जो एक्वाटिक लाइफ है उसके बारे में, हमारी फॉरेस्ट लाइफ है उसके बारे में, और फॉरेस्ट गैदरिंग्स वगैरह होती हैं। आपको पता है जंगलों में बहुत सारे लोग, मतलब वहां पर एडवेंचरस टूर्स पे जाते हैं ऐसी प्लेसेस पे, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी हासिल करके उसके हिसाब से स्टेप्स लेने चाहिए कि जैसे भाई हमारी फिशेस कम हो गई, बहुत पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश कम है, तो उसके शिकार पे रोक लगा दो, फिशिंग पे।
तो धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ने लगी। पता है आपको, विदेशों में आप देखते होंगे शायद नेट जियो वगैरह प्रोग्राम्स आते हैं फिशिंग वाले, जहाँ पर वो लोग फिश पकड़ते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनका एक पीरियड होता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं पकड़ सकते हो। आपने सुना होगा ना, कोई देखता है वो प्रोग्राम ऐसा? टूना समथिंग, हाँ। तो टूना फिश जो है उसको पकड़ने का पीरियड होता है, आप कभी भी जाके नहीं पकड़ सकते। क्रैब्स भी सर, क्रैब्स पकड़े जाते हैं। क्रैब पता है, केकड़ा, वो बड़े बड़े पकड़ते हैं, पिंजरे डाल देते हैं पानी के अंदर, लंबी टांग, क्रैब्स उसके अंदर फंस जाते हैं आके, तो फिर उनको वो रेस्टोरेंट्स में बेचते हैं। लेकिन दिस ऑल थिंग्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर। ये पूरा साल करते रहोगे तो केकड़े और ये फिशेस तो खत्म हो जाएंगी। और वो लोग कैसे होते हैं आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जाल डाला, काटा फेंका, मछली फंसी, लेकिन अगर वो मछली पूरी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग एक ये भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक मछली का साइज इससे लंबा हो फिर ही आप शिकार कर सकते हो, छोटा होगा तो नहीं करना। तो इतने अच्छे होते हैं वो लोग, फिर छोटी है उसको वापस छोड़। और सर ये भी रूल रहता है कि सर एक दिन में एक ही फिश पकड़ सकते हैं बस। ये भी है, एक दिन में एक फिश पकड़नी है, फिर वो 200 किलो की हो, 300 किलो की, 500 किलो की, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। तो ये चीजें हैं जो इस तरीके से हमें भी एक स्टडी करनी चाहिए उस चीजों की, और जो चीजों की कमी है, जो जो जानवरों की जिनकी तादाद कम हो रही है, उनकी तादाद बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने कल भी देखी थी, फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी अवेयरनेस ऑन पीपल। जब आपके और हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी तो हम ऑब्वियसली इनका महत्व समझ जाएंगे। जैसे हम पेड़ों का महत्व समझेंगे वैसे इनका महत्व भी समझेंगे। सोचो, कल्पना करो दुनिया की कि हम लोग सुबह उठें और बाहर एक भी चिड़िया ना बोलती दिखाई दे। हम अपने साइकिल या बाइक उठा के मार्केट में निकले, स्कूल की तरफ निकले, रास्ते में हमें एक भी डॉग ना दिखाई दे, रास्ते में एक भी पक्षी ना दिखाई दे, एक भी गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ ना दिखाई दे। फिर आप जंगल सफारी में कभी जाओ और वहां पर आपको एक भी पशु पक्षी ना दिखाई दे, तो कैसी लगेगी दुनिया? ये वैरायटी जो है खत्म हो जाएगी। तो क्या करें? तो ये सुंदरता जो है ना इस पृथ्वी की, ये सब जीवों की वजह से, हम लोग हैं भले दूसरे प्राणी हैं, सबकी वजह से। तो वो सब ये चीजों का महत्व हमें सब लोगों को समझाना चाहिए, कि पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। इसके अलावा एक फोर्स, आपको पता है हर चीज के लिए हम लोग कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, फोर्स इसको बोलते हैं, सेना या फिर आर्मी या फिर हम पुलिस बोल सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। फॉरेस्ट रेंजर्स कहा जाता है, खास फॉरेस्ट रेंजर्स, जो कि जंगल में कंटिन्यूअस अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं, अंदर देखते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं कि कहीं कोई हंटिंग का कोई शिकार तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई जानवर घायल तो नहीं है। तो इस प्रकार से अगर ऐसी टास्क फोर्सेस जो होती हैं जो खासकर जंगल में काम कर सकें, इनको अपॉइंट करना चाहिए। और अगर नहीं है तो अपॉइंट करो, अगर है तो उनको और ज्यादा एक्टिव करो। जंगल में जाओ, घूमो, जहां कोई आपको पशु पक्षी इस प्रकार का दिखाई दे उसको मदद करो। जहां आपको कुछ डाउट हो कि कुछ लोग शिकार कर रहे हैं तो इन चीजों पे, क्योंकि जंगल ऐसा नहीं है, जंगल का कोई एंट्रेंस नहीं होता है, जंगल में आप कहीं से भी घुस सकते हो। तो पूरी तरीके से नजर वहां पर रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमने दो क्वेश्चन देखे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन का रीजन भी पूछा जा सकता है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना वो भी पूछा जा सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहीं से लिखना है कि एक समय था जब हमारे पास 40,000 के करीब शेर थे, टाइगर थे भारत के अंदर। 20वीं सेंचुरी की बात की जा रही है, लेकिन इलीगल हंटिंग की वजह से उनका बहुत ज्यादा शिकार किया गया, पेड़ों को काटा गया, जिस कारण से उनके घर उनसे छीनते गए और उनकी गिनती बहुत कम हो गई और ऐसा समय आ गया कि वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उनको बचाने के लिए 1971 के अंदर 1971 के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको कहा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट, जिसके मुताबिक शेर के शिकार पे रोक लगाई गई और शेर को और उनकी गिनती बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया। तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि भारत का जो नेशनल एनिमल है उसकी तादाद अभी काफी बढ़ गई है, कंपैरेटिवली। पहले बहुत
ज्यादा थी, फिर बिल्कुल ही कम हो चली थी, थोड़ा ध्यान दिया गया तो अब सब ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था टाइगर को बचाने के लिए। तो ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इट मे बी आस्क्ड द डिफरेंशिएट बिटवीन सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। इनके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कोई एक चीज भी पूछी जा सकती है, या कोई 2 भी पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व, या फिर व्हाट इज अ बायो रिजर्व। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या चीज हम लोग देख रहे हैं। तो सेंचुरी की बात करते हैं। सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट होती हैं, लेकिन लिमिट में। सेंचुरी के अंदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं पालतू, उनको चराने ले जा सकते हैं, लेकिन परमिशन से, अपनी मर्जी से। तीसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज को बचाने के लिए बनाई जाती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज है उनको बचाया जा सके। कुछ एग्जांपल के तौर पे आप पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरनगरम एटसेट्रा कुछ सेंचुरीज हैं भारत के अंदर। तो सेंचुरी के बारे में हमने देख लिया। नेशनल पार्क्स की बात करें, अब सेंचुरीज के मुकाबले नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। सेंचुरी में देखा ना कि लोग आ जा सकते हैं परमिशन से, अपने जानवरों को चरा सकते हैं परमिशन से, लेकिन नेशनल पार्क जो है वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड है। कैसे? यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा होता है। सेंचुरी छोटी होती है लेकिन नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, इसमें एक से ज्यादा इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं। देन हंटिंग पे बिल्कुल बैन होता है। एनिमल ग्रेजिंग पे, यानी कि अपने जानवरों को आप वहां चरने नहीं ले जा सकते, उस पर भी बैन होता है। देन जैसे कि सेंचुरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए काम किया जाता है, फोकस किया जाता है, लेकिन यहां पर एक स्पीशीज नहीं, एक लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो वहां पर तरह तरह की स्पीशीज को बचाने के लिए काम किया जाता है। और इसको बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से, इनके मिक्स एफर्ट से बनाया जाता है। एग्जाम्पल काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, दाचीगाम एटसेट्रा, ये कुछ नेशनल पार्क। अब चलते हैं बायो रिजर्व की तरफ। बायो रिजर्व जो है इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस पे बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल रूल्स पे। इसका पर्पस होता है फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कि पर्टिकुलर एरिया का जो फिजिकल, यानी कि जैसा वो दिखता है उसको वैसा ही रखना, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा नेचुरली हो वैसा ही रहे। कल्चर, अगर वहां पे कुछ लोग बसे हुए हैं, आदिवासी जो बोलते हैं, जंगल में ट्राइबल लोग रहते हैं जो जंगल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी बचा के रखना, क्योंकि वो भी हमारा कल्चर है ना। हम एक कहावत बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हम ओल्ड इज गोल्ड बोल के खुद मॉडर्न होते जा रहे हैं। बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड और खुद मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो जो पुरानी चीजें हैं वही तो हमारा गोल्ड है, तो उनको भी बचा के रखना हमारा फर्ज है। तो वहां पर बायो रिजर्व्स के अंदर इनको सेफ रखा जाता है। देन वेजिटेशन के साथ साथ यहाँ पर इंसेक्ट्स, उस जगह का लैंड जो है वो, और लाइफस्टाइल जो लोग वहां रहते हैं उसको बचा के रखना इसका मोटिव होता है बायो रिजर्व का। यहाँ पर जो पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो तो ठीक है, इसके बावजूद वहां पर रहने वाले जो लोग हैं इवन उनको भी, उनके लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करना। आज भी जो करीबियन आइलैंड्स है ना, वहाँ ऐसे ऐसे आइलैंड्स में लोग रहते हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वहां जाओगे आप, ना उनके पास टेलीविजन है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके पास घर पे स्टोव है पकाने के लिए, कुछ भी नहीं है मॉडर्न चीजें, ना उनके पास अनाज पहुंचता है। वो लोग जंगल में अपने तरीके से खाना ढूंढते हैं, खाते, ठीक है, तो उनका लाइफस्टाइल है, तो वो भी तो बड़ा मजा आता है देख के, उनको अच्छा लगता है। तो वो हमारा प्राचीन कल्चर है। देन बायो रिजर्व्स के अंदर रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, कि बायो रिजर्व हम कह सकते हैं कि वहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट की जा सकती हैं। कहां पर? नेशनल पार्क्स के अंदर, सॉरी बायो रिजर्व्स के अंदर। जस्ट अ मिनट। In such proclaimed area, all external human movements are totally restricted. तो इन एरियाज के अंदर ह्यूमन मूवमेंट बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट होता है, आप जा ही नहीं सकते हो, आप जा ही नहीं सकते। The average area of such zone is larger than 500 square kilometers. ये एरिया जो है ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा होता है, यानी कि सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क बड़ा और बायो रिजर्व से भी बड़ा होता है।
नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स हैं भारत के। और बात की जाए गुजरात में रण ऑफ कच्छ 2008 में बायो रिजर्व के तौर पे इसको घोषित किया गया है। भारत के अंदर 18 बायो रिजर्व्स हैं, 103 नेशनल पार्क्स हैं, 531 सेंचुरीज हैं। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ब्लैंक्स में वन वर्ड में पूछा जा सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ पूछा जा सकता है। ये तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। इन गुजरात हाउ मेनी बायो रिजर्व्स आर देयर, ये भी पूछा जा सकता है। 1 गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं, 4 गुजरात में कितनी सेंचुरीज हैं, 23। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये चैप्टर हमारा हुआ पूरा। अब इसमें एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि इसमें ये ब्लू बॉक्स के अंदर 3 चीजें दी गई हैं, कभी कभी इनमें से भी आ जाता है, तो आपको एक रीडिंग जरूर लेके रखनी है। किसके बारे में, डुगांग, पेज नंबर 74 पे दिया गया है। डुगांग के बारे में जो ब्लू बॉक्स में लिखा गया वो पूछा जाता है। डुगांग के साथ साथ हेनोटारो पीछे 73 पेज पे ये भी पूछा जा सकता है। और तीसरा गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में, ठीक है। ये तीनों के बारे में आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो तो एक बार रीडिंग जरूर ले लेना। बाकी लेपर्ड के बारे में आए, चीता के बारे में आए तो वो तो आपने देखे ही है कि कैसे होते हैं, वो आप थोड़ा लिख सकते हो। बट ये 3 चीजें आपने गंगा डॉल्फिन के बारे में नहीं सुना होगा, रिवर गंगा डॉल्फिन के बारे में, ना ही आपने हेनोटारो के बारे में सुना होगा और ना ही आपने डुगांग के बारे में सुना होगा। तो इन तीनों को एक रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी फेंक दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे जो थे इंपॉर्टेंट आज के, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। डन।